स्वर निवेश। स्वर निवेश। नमस्कार। स्वर निवेश के इस अंक में आइए सबसे पहले याद करें भारत की स्वर कोकिला द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू को। एक मृदुकंठी कवयित्री तो दूसरी तरफ एक जुझारू सामाजिक कार्यकर्त्री और देशभक्त। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने के बाद कई राष्ट्रीय नेताओं से उनका संपर्क हुआ। उस दौरान गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, एनी बेसेंट, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सीपी रामास्वामी अय्यर जैसे नेताओं के सानिध्य और मार्गदर्शन में उन्हें राजनीति की शिक्षा प्राप्त हुई। उन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष होने का गौरव भी प्राप्त हुआ। सरोजनी नायडू ने भारतीय नारी की शिक्षा, जनचेतना और उनके सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से अनेक महत्वपूर्ण कामों को अंजाम दिया। 1917 में उन्होंने विमेंस इंडिया एसोसिएशन का गठन इसी उद्देश्य से किया था। सरोजनी नायडू ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और गांधी जी के साथ जेल की सजा भी काटी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भी उन्हें जेल जाना पड़ा। इन संघर्षों के बीच उनकी पहचान एक दृढ़ महिला के रूप में बनी। इसके समानांतर अपनी कविताओं के लिए उन्हें बुलबुले हिंद यानी भारत के स्वर कोकिला के खिताब से नवाजा गया। उनकी कई किताबें भी प्रकाशित हुईं। सरोजनी नायडू ने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया, जिनमें उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल व कांग्रेस अध्यक्ष पद शामिल हैं। आइए हम भारत की इस सशक्त महिला की आवाज में उनके विचार सुने। I have been asked to say something about Mahatma Gandhi. Of all the subjects in the world, the most difficult for me to speak about is Mahatma Gandhi. You might as well ask me to separate a bit of myself from my own being. You might as well ask me to separate the blood from my veins or the heartbeat from my heart. I do not mean it in any romantic sense, but I mean it very literally, in a very profound and intimate sense, because Mahatma Gandhi has been so closely and so deeply a part of my life as the lives of many thousands of men and women in India. I do not propose today to speak about the great statesman, the politician, Gandhi, the public man, Gandhi, the world figure, Gandhi, who was a legend, Gandhi who was a miracle, Gandhi who was a menace, Gandhi who was a saint, Gandhi who was a sinner, all according to the interpretations that people put upon him. I propose to speak of him as the thoughts come to me of the little Mahatma, the man as I love him. To millions and millions of people all over the world, he stands as the one supreme figure of India, as the one modern embodied symbol of the Indian genius, the Indian dream, and the Indian achievement. To many who are never likely to see his face, he stands as a mystery, and the stories that have gathered around his name are fantastic, whether built up in immeasurable reverence, or in mockery, or in misunderstanding, or in malice. The stories that gather around him, I say, are fantastic. मूक फिल्मों से सवाक फिल्मों तक जिन अभिनेताओं ने शोहरत हासिल की, उनमें जयराज का नाम आदर से लिया जाता है।
करीमनगर आंध्र प्रदेश से उदित हुआ ये सितारा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक जमाने में मशहूर नाम हुआ। उनके हिस्से में 11 मूक फिल्में हैं। अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्रियों के साथ उन्होंने अभिनय किया, जैसे निरूपा रॉय, शोभना समर्थ, शशिकला, देविका रानी, मीना कुमारी और खुर्शीद। सवाग फिल्मों में उनकी सफलतम फिल्में थीं शाहजहां, अमर सिंह राठौर, वीर दुर्गादास, राणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, टीपू सुल्तान और रजिया सुल्तान। उन्होंने हिंदी, उर्दू, मराठी और गुजराती की कुल मिलाकर लगभग 170 फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने फिल्मों का निर्माण और निर्देशन भी किया। भारत सरकार का फिल्म क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के सम्मान उन्हें 1980 में मिला था। आकाशवाणी को गर्व है कि इस युग पुरुष को हमने रिकॉर्ड किया। आइए सुने फिल्म अभिनेता जयराज की बातों का अंश। मैं निजाम कॉलेज का तालिब इल्म था। बीएससी पढ़ने का शौक था, बीएससी कर रहा था मैं, लेकिन कुछ ऐसा हो गया कि मुझे घर छोड़ना पड़ा और मैंने कहा कि भाई चलो चलते हैं। तो मैं बम्बई इसलिए आया कि मुझे समंदर से बहुत प्यार था बचपन से, और मैंने बीएससी पूरी नहीं की। और उस ज़माने में मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, जैसे एक नू अब्बासी थे, डॉक्टर अंसारी के नेव्यू, और मेरी जो मामी थी सरोजिनी नायडू, नाम सुना होगा आपने, तो मेरी मामी थी। तो हैदराबाद जब उनका मकान जो था गोल्डन थ्रेशोल्ड उसका नाम था, हैदराबाद के सोशल सर्कल वहाँ सब आके बैठा करते थे, शायर होते थे, बहुत से इस किस्म के लोग आते थे। खैर बचपन में मुझे इन लोगों से मिलने का इत्तेफाक हुआ। खैर मैं बम्बई आ गया और नौकरी ढूंढने लगा। तो मेरा एक दोस्त डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस में काम करता था, तो महावीर फोटो प्लेस उसका नाम था। नासिक में जो पिक्चरें बनती थी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ होती थी। उस ज़माने में साइलेंट फिल्में होती थी। तो कहने लगा जय तू यहाँ क्या कर रहा है? मैंने कहा यार मैं घर तो छोड़ दिया हूँ, अभी बम्बई आया हूँ, कुछ काम करूँगा। तो फिल्म में काम करेगा? मैंने कहा क्यों नहीं, काम ही जो करना है तो मैं करूँगा। तो वो मुझे लेके गए, बड़े बुजुर्ग थे और मराठी के बड़े अच्छे राइटर थे जिनका नाम है मामा वरेरकर। उन्होंने मुझे ऊपर नीचे देखा और कहने लगा कि भाई फिल्म में काम करो। मैंने कहा करूँगा साहब। तो उनका एक नज़रिया ऐसा था कि एक ज़माने में एक ज़माना आएगा जहाँ पे फिल्म की जो मीडियम है इतना पावरफुल होगा और यहाँ पढ़े लिखे आए तो इसकी तरक्की होगी। क्योंकि उस ज़माने में स्टेज और फिल्म में काम करने वाले बहुत बदनाम थे। तो मैंने काम शुरू की और मुझे 35 रुपये माहवार तनख्वाह पे रखा उन्होंने। तो पहली पिक्चर मेरी हीरो के हैसियत से जो बनी थी उसका नाम था रसीली रानी। तो उसमें हीरोइन थी माधुरी। और एक बात बता दूं आपको कि उस ज़माने में अगर 4 हफ्ते पिक्चर चली तो आज के हिसाब से वो जुबली हुआ करती, क्योंकि साइलेंट पिक्चरें थी, 2 शो होते थे, 6 बजे 8 बजे। हमारे ज़माने में हीरो तो सीधा साधा खड़े होकर गाता था और कॉमेडियन और उसकी जो सहेली होती थी ये लोग नाचते गाते थे। मगर आज के हीरो खुद ही गाते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद का रोल किया था, पिक्चर का नाम था शहीद आजम भगत सिंह। इसमें प्रेम आदि भगत सिंह बने थे। उसके बाद राजपुतानी बनी जिसमें मैं राणा प्रताप का छोटा भाई शक्ति सिंह बना था। शारदा में बनी थी, वीना मेरी हीरोइन थी। उसके बाद शाहजहां बनी जिसमें नसरीन सलमा आगा की वालदा जो है वो मेरी हीरोइन थी। तो मेरे एक दोस्त थे डेविड, वो हर वक्त कहा करते थे कि जय तू इतनी हीरोइंस के साथ काम कर रहा, मैं तुझे क्या बुलाऊं? कहने लगा कि मैं तुझे सर्कस कर रही मास्टर बनाऊं। तो मैं तकरीबन उस ज़माने के जितने भी बड़े अच्छे आर्टिस्ट थे सबके साथ काम किया। दोस्तों आप जानते हैं फ्लाइंग सिख किसे पुकारा जाता है? जी हां, श्री मिल्खा सिंह को, पहले पुरुष धावक जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व 1960 और 1964 के ग्रीष्म ओलंपिक में किया। वे अकेले भारतीय धावक थे जिन्हें तब कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक हासिल हुआ था।
1958 के एशियन गेम्स में 200 और 400 मीटर दौड़ में उन्हें स्वर्ण पदक प्राप्त हुए। उन्हें भारत सरकार का पद्मश्री सम्मान भी प्रदान किया गया। आइए सुने सबसे तेज धावक का ये गंभीर संवाद। काफी पुरानी बात है, जबकि पार्टीशन हुई इंडिया और पाकिस्तान की, उस टाइम मेरे माँ बाप की मृत्यु वहाँ पे हो गई थी। उसके बाद जब मैं यहाँ पे आया हिंदुस्तान के अंदर, तो कुछ साल इधर उधर घूमता रहा और फिर 1953 के अंदर मुझे आर्मी के अंदर जाने का मौका मिला। जब मैं आर्मी के अंदर भर्ती होने के लिए गया, पहले मुझे उन्होंने 2-3 बार रिजेक्ट किया और फिर चौथी बार जब मैं गया तो फिर मुझे वहाँ पे सिलेक्ट किया गया और वहाँ जाने के बाद मुझे दौड़ने का शौक पैदा हुआ। तो वो भी टाइम था जबकि मैं आर्मी के अंदर गया, जैसे कि लाखों लोग, लाखों सिपाही थे, इसी तरह से मैं भी वहाँ था। मगर जिस तरह से मैं कंपटीशन के अंदर हिस्सा लेता चला गया, जीतता चला गया, उसी तरह से मेरा नाम ऊपर आता चला गया। मैं दिन के अंदर 4-5 घंटे प्रैक्टिस किया करता था, 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को, मगर वो भी कड़ी मेहनत से किया करता था। ये नहीं कि जैसे आजकल के बच्चे करते हैं, ग्राउंड के अंदर गए, जी किया तो प्रैक्टिस कर ली, नहीं तो वापस चले आए। जब मैं हिंदुस्तान के अंदर फर्स्ट आ गया तो फिर मुझे लोगों ने कोचिंग देना शुरू की, नहीं तो जब तक मैं आर्मी के अंदर था तब तक मुझे किसी ने कोचिंग नहीं दी। अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए डिसिप्लिन की जरूरत है, कैरेक्टर की जरूरत है और कड़ी मेहनत की जरूरत है। अगर आपके पास ये 3-4 चीजें हैं तो मैं समझता हूँ कि आप बहुत अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं। कि जब मैं मेलबोर्न खेलों के अंदर होके आया और वहाँ पे मैंने लोगों को देखा कि वो कैसे प्रैक्टिस करते हैं, किस तरह से रहते हैं, किस तरह की डाइट खाते हैं, तो वो चीज़ें मैंने आके यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर शुरू की और 4 साल मैंने कसम खाई कि भी जब तक मैं, जो निशाना मेरे सामने है, जब तक मैं दुनिया के अंदर रिकॉर्ड नहीं तोड़ लेता तब तक मैं किसी तरफ इस तरफ ध्यान नहीं दूंगा। फ्लाइंग इंडियन मुझे क्यों पुकारा गया, फ्लाइंग से क्यों कहा गया, मुझे याद है कि 1960 के अंदर जब मैं पाकिस्तान के अंदर लाहौर के अंदर दौड़ने के लिए गया तो वहाँ पे जनरल अयूब खान साहब भी बैठे थे और उनका एक माना हुआ खिलाड़ी था मिस्टर अब्दुल खालिक, जो आजकल हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर प्रिजन ऑफ वार हैं। तो उनके साथ मुझे दौड़ने का मौका मिला। तो वो एक एशिया का माना हुआ खिलाड़ी था और पाकिस्तान को उस खिलाड़ी के ऊपर बहुत ही मान था और वो उम्मीद रखते थे कि वो मिल्खा सिंह को ज़रूर 200 मीटर्स के अंदर, 200 मीटर के अंदर डिफीट देगा। मगर जब वहाँ पे दौड़ हुई तो मुझे वो टाइम भी याद है, जब दौड़ने का मौका आया तो एक मौलवी साहब ऊपर से आए और उन्होंने मिस्टर खालिक को खुदा हाफिज कहा और उसके पीठ के ऊपर हाथ फेरा और मुझे भी फील हुआ और मैंने उनसे कहा, मौलवी साहब हम भी खुदा के बंदे हैं तो हमें भी थापी दे के जाइए। तो वो आए और वहाँ पे जब हमारी दौड़ हुई तो मुझे याद है कि भी मैंने पहली बार ओलंपिक का रिकॉर्ड इक्वल किया लाहौर के अंदर 200 मीटर में और कम से कम उस लड़के से मैं 15-20 गज आगे आया और वहाँ से मुझे लोगों ने फ्लाइंग सिख कहना शुरू किया। मशहूरी प्राप्त करने के लिए मैं समझता हूँ कि कई साल लग जाते हैं। अगर आप कहें कि आप चंद एक दिनों के अंदर मशहूरी पैदा कर लें या पैसा खर्च करके आप मशहूरी ले लें तो ये बहुत मुश्किल चीज़ है। एक स्पोर्ट्स का एक ऐसा मैदान है, इसके अंदर आप दुनिया के अंदर नाम पैदा कर सकते हैं। दोस्तों, इस वाद्य यानी संतूर को विश्व ख्याति दिलाई पंडित शिव कुमार शर्मा ने। 13 वर्ष की उम्र में शिव कुमार शर्मा ने संतूर सीखना शुरू किया। हालांकि उन्होंने शास्त्रीय गायन भी सीखा, लेकिन मन था संतूर वादन में। 1956 में उन्होंने शांताराम की प्रसिद्ध फिल्म झनक झनक पायल बाजे में पार्श्व संगीत दिया। 1960 में उनका पहला सोलो एल्बम आया। बाद में 1967 में उनकी जोड़ी पंडित हरि प्रसाद चौरसिया के साथ बनी, जिसमें ब्रजभूषण काबरा भी उनके साथ थे। इस जोड़ी ने ऐतिहासिक एल्बम दिया था कॉल ऑफ द वैली, जो शास्त्रीय संगीत का हिट साबित हुआ। पंडित शिव कुमार शर्मा और पंडित हरि प्रसाद चौरसिया की जोड़ी का नाम हुआ शिव हरि और इसने सिलसिला, फासले, चांदनी, लम्हे और डर जैसी सफलतम फिल्मों को संगीत से संवारा। पंडित शर्मा को पद्मश्री, पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी
और बाल्टीमोर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से विभूषित किया गया। हम उनसे हुई बातचीत का संगीतात्मक और रूहानी हिस्सा सुना रहे हैं आपको। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि संतूर कितना प्राचीन वाद्य है। वैदिक काल में इस किस्म के वाद्य हमारे पास थे जिनका एक नाम होता था वीणा, सबका नाम, पिनाकी वीणा, कात्यायनी वीणा, शततंत्री वीणा। तो आजकल जैसे हम वीणा कहते हैं तो हमारे जहन में आता है कि एक विशेष प्रकार का वाद्य, मगर प्राचीन काल में संस्कृत भाषा में वीणा एक ऐसा शब्द था कि जिसका मतलब है तंतु वाद्य, तार का वाद्य, और इस वाद्य का नाम शततंत्री वीणा था। कहा जाता है कि इस प्रकार के वाद्य जो थे वो वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ में बजाए जाते थे। विशेष बात यह है इस साज की कि इसके मिलते जुलते वाद्य जो हैं कई देशों में मिलते हैं। भारत के अलावा ईरान में, ग्रीस में, चाइना में, रशिया में, यूरोपियन देशों में, जर्मनी में है, हंगरी में है, रोमानिया में है, और उनके अलग अलग नाम हैं और उनकी ध्वनियाँ भी अलग अलग हैं, लेकिन उसमें एक ही चीज़ मिलती जुलती है कि तरीका बजाने का वही है कि कलम के साथ, स्ट्राइकर के साथ उसको बजाया जाता है। और हमारे यहाँ शततंत्री वीणा कहा जाता था, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर था ये वाद्य। जैसे ईरानी संतूर जो है उसमें 72 तार होते हैं, 100 नहीं होते, और जो चाइना का है उसमें और कम होते हैं। तो इस प्रकार के वाद्य दुनिया भर में रहते हुए भी ये क्यों है कि कश्मीर में ही सिर्फ 100 तार का वाद्य अभी तक है? कश्मीर में जो हमारे संगीत है, जो जिसमें संतूर इस्तेमाल होता है, वो दरअसल में लोक संगीत की पर्याय में नहीं आता, क्योंकि उसको सूफियाना मौसीकी कहते हैं। इसका पूरा श्रेय मेरे पिता और गुरु पंडित उमादत्त शर्मा जी को जाता है, जो बनारस घराने के गायक थे और बनारस के पंडित बड़े रामदास जी के शिष्य थे। और मेरी तालीम जो है शुरू में संतूर बजाने के साथ नहीं हुई, मैंने गाना सीखना शुरू किया था 5 बरस की उम्र से। एक दिन अचानक उन्होंने मुझे आकर के कहा कि बेटा अभी तुमको ये साज लेना है। मैंने ये साज सुना था कश्मीर में बजता हुआ, लेकिन मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि इसमें शास्त्रीय संगीत बजाया जाना चाहिए या इस पर बज सकता है, या कभी ऐसा मेरे दिमाग में कभी ख्याल भी नहीं आया था। तो ऐसे इसकी शुरुआत हुई और तब तक उन्होंने इसका सब तरीका बना लिया था कि इसको कैसे ट्यून किया जाए, उसमें राग कैसे मिलाया जाए, उसमें तानों का प्रकार जो है वो कैसे बजेगा, ये सब उन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया। तो मेरा ध्यान पहला उस तरफ गया कि मैं कोई ऐसी चीज़ करूं कि इस पर आलाप किया जा सके जैसे बाकी साज़ों पर होता है, क्योंकि सबसे बड़ा इसका क्रिटिसिज्म जो है वो यही है कि इस पर आलाप नहीं होता, गत तो बच जाएगी। तो उस वजह से मैंने उस पर वो ज़्यादा कोशिश की और एक ऐसा ढंग अपनाया, एक ऐसी टेक्निक मैंने कोशिश की करने की कि जिसमें हम स्वर पर ठहर सकते हैं, आलाप उसी तरीके से कर सकते हैं, और जोड़ भी बजाऊँगा। और उसके बाद फिर गतकारी जो होती है उसमें मैंने अपनी तालीम की मदद ये ली कि जो ख्याल की बंदिशें, तो उनको लेकर के मैंने इसमें जो गतें बनाई हैं, जिस तरीके से बजती हैं, उनका बेस वो है। तो मैंने अपनी गाने की और तबले की तालीम को मिला कर के और इस साज का मिजाज देखते हुए उस तरीके से मैंने अपने संगीत को ढाला है। ऐसा है कि फिल्मों में संगीत दिया पिछले 10-12 साल से दे रहे हैं, मतलब संगीत निर्देशक की हैसियत से। उसके पहले मैंने इस फिल्मों में बजाया भी था। पहली फिल्म मैंने जिसमें बजाया था वो झनक झनक पायल बजे थी। तो कभी कभी हम लोग ये कर लेते हैं, एक शौक़ समझ लीजिए या एक चैलेंज भी समझ लीजिए। ये कहा जाता है कि जो शास्त्रीय संगीत कलाकार हैं वो अपना गाना बजाना तो कर लेते हैं, लेकिन एक कमर्शियल टाइप की फिल्म का संगीत शायद उस अंदाज से नहीं दे पाते। अगर देते भी हैं तो उसको वो आर्ट फिल्म बना देते हैं या अपना ही शास्त्रीय संगीत ही ले आते हैं, चाहे सिचुएशन में ज़रूरत हो या ना हो। तो हमने ये भी कोशिश की कि उस ढंग से भी काम किया जा सकता है। अब इस अंक के समापन पर गोल्डन आवाज आप रूना लैला की सुनेंगे। बांग्लादेश की इस गायिका ने अपना करियर पाकिस्तान से शुरू किया था। पार्श्व गायिका के रूप में उन्होंने पाकिस्तानी और बांग्लादेशी फिल्मों में गायन किया। उनकी गायन शैली पर अहमद रश्दी का प्रभाव था। एक से बढ़कर एक और घरौंदा जैसी हिंदी फिल्मों में भी उन्होंने पार्श्व गायन के हुनर दिखाए। उनका गाया दमादम मस्त कलंदर आज भी अत्यंत लोकप्रिय है। आइए सुनते हैं
रूना लैला के ख्यालात। रंग पैराहन का खुशबू जुल्फ लहराने का नाम मौसमे गुल है तुम्हारे बाम पर आने का नाम मौसमे गुल है तुम्हारे बाम पर आने का नाम रंग पैराहन का। दोस्तों उस चश्म लब की कुछ कहो जिसके बगैर, दोस्तों उस चश्म लब की कुछ कहो जिसके बगैर गुलसितां की बात रंगी है ना मैं खाने का नाम गुलसितां की बात रंगी है ना मैं खाने का नाम रंग पैराहन का। फिर नजर में फूल महके, दिल में फिर शम्में जली, फिर नजर में फूल महके, दिल में फिर शम्में जली, फिर तसव्वुर ने लिया उस बज़्म में जाने का नाम रंग पैराहन का। मोहतसिब की खैर ऊंचा है उसी के फैज़ से, मोहतसिब की खैर ऊंचा है उसी के फैज़ से, रिंद का साकी का मैं का खून का पैमाने का नाम रंग पैराहन का खुशबू जुल्फ लहराने का नाम रंग पैराहन का। इस कार्यक्रम में अगले हफ्ते आप सुनेंगे श्रीमती इंदिरा गांधी, अमिताभ बच्चन, त्रिलोचन शास्त्री, राम नारायण और तलत महमूद को। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।
स्वर निवेश। स्वर निवेश।